बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will start unit number 6 numerical problems. Unit number 6 है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला फार्मूला है W इज़ इक्वल टू FT। W stands for work, F stands for force and D stands for displacement. सेकंड फार्मूला है के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv² या फिर 1/2 mv² भी इसको बोलते हैं। हेयर के ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। नेक्स्ट है पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। अब यहाँ पी ई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, एम का मतलब है मास, जी का मतलब है ग्रेविटी और एच का मतलब है हाइट। इन द नेक्स्ट परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज एफिशिएंसी ये किसी भी मशीन की मालूम की जा सकती है कि उसमें जो उस काम को करने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर है उसकी वैल्यू और टोटल इनपुट एनर्जी कितनी दी गई मशीन को, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है P इज़ इक्वल टू W/T। यहाँ पे P का मतलब है पावर, W का मतलब है वर्क और T का मतलब है टाइम। अब पावर के अंदर 2-3 वैल्यूज़ हैं, प्रीफिक्सेस हैं, ये मैंने रिवाइज करने ज़रूरी समझे तो लिख लिए। 1 kW या फिर 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 10⁻³ वाट। 1 MW या फिर 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू 10⁻6 वाट। 1 हॉर्स पावर इसको लिखते हैं 1 HP, ये इज इक्वल टू होती है 746 वाट की। नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी है, कार्ट कहते हैं किसी छकड़े को, आप इसको आम ज़बान में रेडी समझ लें। उसने 35 मीटर जो है उस रेडी को या उस छकड़े को धकेला है और उसके ऊपर उसने 300 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई की है। आपने बताना है कि उसने वर्क कितना किया है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिखा कि डी डिस्टेंस जो है वो है 35 मीटर, फोर्स कितनी लगी है जी 300 न्यूटन, वर्क जो है वो मालूम करना है। अब वाया फार्मूला W इज़ इक्वल टू FD, फोर्स लगी है जी 300, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है 35। ठीक है, तो वाया कैलकुलेटर 300 को मल्टीप्लाई किया 35 से तो इसका जो आंसर है 10500 जूल एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.2। A block weighing 220 Newton lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है। 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड यानी सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल सीधा ऊपर उसको उठाया जाता है।
आपने कैलकुलेट ये करना है कि उस पोजीशन पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ब्लॉक का जो वेट है W वो है 20 न्यूटन, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से बनेगी कि मिसाल है ये ज़मीन है और यहाँ तक जो है लेट से कि उसको वेट को उठाया जाता है 20 न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर। हाइट कितनी है जी हमारे पास 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो W है ये इज इक्वल टू होता है mg और वो है हमारे पास 20 न्यूटन, यानी mg दोनों को मिला के जो वेट है वो 20 न्यूटन है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इज इक्वल टू होती है mgh के। mg यानी कि पहले इसके जो दोनों हैं वेट इज इक्वल टू mg का जो है हमारे पास फिगर है वो है 20 और हाइट है हमारे पास 6। अब 6 2s आर 12, 0 वैसे ही 120 जूल is equal to potential energy. This is our final answer. Now problem 6.3. A car weighing 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. एक कार है जिसका जो वेट है वो है जी 12 किलो न्यूटन, स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। डाटा लिखेंगे। सबसे पहले कार का वेट है 12 किलो न्यूटन, स्पीड है जी 20 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। अब 12 किलो न्यूटन का मतलब है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन और 3 जीरोज़ अगर इसके साथ आ जाएं तो ये बन जाएगा 12,000 न्यूटन। अब ये उस गाड़ी का वेट है। हमें जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है के ई इज इक्वल टू होता है जी हाफ, 1/2 को हाफ भी कहते हैं, mv स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसमें मैथ चाहिए, इसमें वेट नहीं चाहिए। तो W जो होता है वो इज इक्वल टू होता है mg। g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये है जिसका वेट है वो है 12,000 इज इक्वल टू मैथ हमने मालूम करना है। जी की कीमत आ गई 10, m इज इक्वल टू होगा 12,000, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल। m इज इक्वल टू होगा 1200 किलोग्राम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। हमारे पास मैथ भी आ गया, 1/2 वैसे ही मैथ की जगह आ गया जी 1200, उसके बाद आ गया v का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 2s आर 4। एक ज़ीरो का जो स्क्वायर है वो होती हैं 2 ज़ीरोस, 2 6 आर 12, 2 ज़ीरोस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी जी 6 4s आर 24, ठीक है। और 1 2 3 4 ज़ीरोस जो हैं ये ऐसे ही आ जाएगी जाओ, ठीक है। अब अगर इसको हमने शार्ट करना हो तो ये 10 रेज़ टू द पावर 3 के हिसाब से शार्ट हो सकती है, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं इसको 1 2 और 3 नंबर पीछे लाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 240 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल। 10 रेज़ टू द पावर 3 को
किलो भी कहते हैं। तो मतलब 10⁻³ में इसको कन्वर्ट करने का मकसद ये था ताकि मैं इसको प्रीफिक्स लगा सकूं। 240 किलो जूल। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 6.4। A 500-gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height, kinetic energy when it hits the ground. एक पत्थर है जी जिसका जो मैस है वो 500 ग्राम है। अब ये मैस है, उसका वेट नहीं है। ये ऊपर फेंका जाता है जो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। आपने मालूम करना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ज़मीन के साथ हिट करेगा। मिसाल है कि अगर मैं इस पोजीशन से पत्थर को फेंकता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जितनी भी एनर्जी होगी यहाँ पे वो होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से होती है, ये अपने पीक पे होगी। पत्थर मिसाल लेट से कि इस हाइट तक चला जाता है। अब इस हाइट तक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, या आम अल्फाज में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस हाइट पे पहुंच के, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जो पत्थर है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी और वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगी। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी है। इसको कहते हैं कि एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून है। एनर्जी ना तबाह होती है, ना कम होती है, ना बढ़ती है, उतनी ही रहती, सिर्फ कन्वर्ट होती है फॉर्म्स में। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अब ऊपर जाना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ से ही नीचे आना शुरू करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी, यानी कि नीचे आते आते जिस हाइट से हमने फेंका ये सेम उसी हाइट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये होती है उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, अब ये आपको समझाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको अच्छी तरह इसको जो है वो आइडिया दे दूं, ताकि क्वेश्चन हल करने में आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, आपको इसका मेन आइडिया समझ आ जाए कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिवर्स होकर वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब उस स्टोन का मैस है जी 500 ग्राम। ठीक है, हमें जो ये वेट है ये किलोग्राम्स में चाहिए। 1 ग्राम के अंदर एक किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 500 जो है ये 500 डिवाइड होगा 1000 से, 2 जीरो से कैंसिल, बाकी बचा 5/10। एक ज़ीरो की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नंबर पीछे चला जाएगा। 0.5 किलोग्राम जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ है इस क्वेश्चन में दी गई वो उसकी स्पीड है। v इज इक्वल टू है जी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये वाला इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ जिससे वो फेंका गया था। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जब वापस कन्वर्ट होगी यहाँ पे जो स्टोन है वापस पहुँचेगा, ये उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी एक पॉइंट मालूम कर लें, बाकी सारे खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी शुरू में क्या थी जी, हाफ mv², 1/2 m है जी 0.5
मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो 15 का स्क्वायर है वो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय जो 15 का स्क्वायर है ये होता है 225, ठीक है। अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ इसको हल करने के लिए। 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 225 से, 112.5 जो है मेरे पास इसका आंसर आया है। मैं इसको डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करता हूँ, जो मेरे पास आंसर है वो है 56.25। डायरेक्ट मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको हल करके इसका आंसर लिया है। काइनेटिक एनर्जी जो है निकली है वो है जी 56.25 जूल। इस एनर्जी से ये ऊपर फेंका जाएगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके तहत जो काइनेटिक एनर्जी है ऊपर वाले पॉइंट पे उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऊपर वाले पॉइंट पे सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी होगी 56.25 जूल। और इतनी एनर्जी से वापस जो है ये ज़मीन को हिट भी करेगा, यानी जब ज़मीन पे हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वही होगी जो ऊपर वाले पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि वो भी होगी 56.25 जूल। These are our final answers. Now question 6.5. On reaching the top of slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of cyclist and his bicycle is 40 kilogram. कोई स्लोप है, आप कोई पहाड़ी समझ लें या कोई ऊंची जगह समझ लें। ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। अब जो एक साइकिलिस्ट है जो कि एक साइकिल पे जो है वो बंदा सवार है, वो जो साइकिल की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड के साथ जो है चलता हुआ वो 6 मीटर ऊंची जो वो स्लोप है उसके बिल्कुल कोने पे पहुंच जाता है, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइकिलिस्ट। अब स्पीड जो है उसकी एट द टॉप ऑफ जो है वो हाइट भी जो है वो इतनी 1.5 मीटर पर सेकंड ही रहती है। अब उस हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो आपने बतानी है। और जो मैस ऑफ साइकिलिस्ट और उसकी जो बाइसिकल है दोनों का इकट्ठा मैस जो है वो 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। जो हाइट है वो है जी 6 मीटर, जो स्पीड है साइकिलिस्ट की वो है v इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जो अब इसके अलावा मैस आ गया, दोनों का साइकिल का और उसका जो साइकिलिस्ट है इकट्ठा मैस जो है वो 40 किलोग्राम है, ठीक है। जो जी की वैल्यू है वो इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी हमेशा की तरह। जो पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमने मालूम करनी है। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी मालूम करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, जो इसका फार्मूला है mgh के इक्वल होती है, ठीक है। मैस हमारे पास गिवन है जी 40 kg, जी की वैल्यू होती है 10
और हाइट जो है वो है 6। ठीक है, मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 40 10s are 400। ठीक है, और 400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2400 जूल। ठीक है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, 1/2 मैस है जी उन दोनों का 40 और v है जी 1.5 का स्क्वायर। तो 2s are 4 0, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का जो स्क्वायर है ये होता है 2.25। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आंसर बनता है वो बनता है राउंड ऑफ करके 45 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी 2400 जूल, काइनेटिक एनर्जी होगी 45 जूल। दीज आर आवर आंसर्स। नाउ क्वेश्चन 6.6, a motor moves at steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. एक मोटर है, वो 4 मीटर पर सेकंड की बिल्कुल सेम स्पीड के साथ जो है ना वो चलती है। अब पानी उस मोटर को चलाने के लिए उसको जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो कितनी है जी 400 न्यूटन। ठीक है, अब कैलकुलेट करनी है कि आपने उसके इंजन की जो पावर है वो कितनी है। देखें, इसमें एक समझने वाली बात है, मोटर पानी तभी चला सकती है जब जो फोर्स लगा रही है वो उस पे लगने वाली रेजिस्टेंस को कवर कर पाए। ठीक है, यानी कि मिसाल है कि अगर रेजिस्टेंस उस पे 4000 न्यूटन लग रही है, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी फोर्स कितनी होगी। ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, उसकी फोर्स भी जो होगी वो 4000 न्यूटन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ कि v स्पीड जो है वो कितनी है जी 4 मीटर पर सेकंड। अब 4000 न्यूटन उसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए वो फोर्स कितनी लगाएगी, वो भी 4000 न्यूटन ही लगाएगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने उस मोटर की जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा देखें, जो पावर है P वो किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब जो वर्क है वो W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाइड बाय D, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं अगर जो है वो इस हिस्से को अलग करूं, यानी कि P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D बाय T। ठीक है, अब हमने अगर आपको याद हो कि जो सेकंड चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू वी टी, S डिस्टेंस को कहते हैं, मैं इसकी जगह D इज इक्वल टू वी टी भी लिख सकता हूँ। अब अगर T को मैं दूसरी साइड पे ले आऊँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो T अगर दूसरी साइड पे आ जाए तो फिर V किसके इक्वल, यहाँ पे V रह जाएगा, V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, D बाई टी के, यानी डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड के। तो अब अगर मैं पावर वाले फार्मूले को लिख दूं कि ये है F मल्टीप्लाइड बाय V, डिस्टेंस बाय टाइम की जगह जो है मैंने उसका जो मतलब रिवर्स अल्टरनेटिव V है वो लिख दिया है, तो उम्मीद है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, सबको ये फार्मूले की डेरिवेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमारे पास पावर मालूम करने के लिए दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास
उसकी फोर्स भी है जो कि है 4000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड भी है जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। अब पावर कितनी होगी? 4 4 16, 3 जीरोस जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगी, वाट। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 और 3 मैं इसको कवर करके यहाँ तक लाऊंगा ताकि मैं इसको जो है वो प्रीफिक्स के अंदर लिख सकूं। तो उस सूरत में कैसे लिखा जाएगा? P इज इक्वल टू होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 वाट। अब जो 10 रेज टू द पावर 3 है इसको क्या लिखा जाता है? किलो। 16 किलो वाट ये उस मोटर की जो है वो पावर होगी। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.7। A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him. को बंदा है 300 न्यूटन की वो फोर्स लगाता है, 50 मीटर का एक ब्लॉक को खींचने के लिए फोर्स लगाता है 300 न्यूटन, 50 मीटर का डिस्टेंस तय करता है और उसको जो टाइम लगता है वो है 60 सेकेंड। आपने बताना है कि उस आदमी ने कितनी पावर उस ब्लॉक को खींचने के लिए लगाई। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डाटा लिखूंगा। जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है जी? 300 न्यूटन। जो डिस्टेंस तय कर रहा है d वो कितना है? 50 मीटर। और जो टाइम लग रहा है t वो है जी 60 सेकेंड। पावर आपने बतानी है कि उसने कितनी लगाई है। अब पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब वर्क को अगर मैं मज़ीद डिफाइन करूं तो वो किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं। फोर्स लगा रहा है जी वो 300, डिस्प्लेसमेंट उसका तय हो रहा है 50 और टाइम उसको लग रहा है जी 60 सेकेंड। ठीक है। 0 0 के साथ कैंसिल। ठीक है। 6 1 6, 6 5 30, 0 वैसे का वैसे ही। ठीक है। अब 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 0 0, 5 5 25। ठीक है। 250 वाट, पावर का यूनिट वाट है। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.8। A 50 kilogram man moved 25 steps up in 20 seconds. Find the power if each step is 16 meter high. एक बंदा है जिसका मास 50 किलोग्राम है, वो 25 सीढ़ियाँ 20 सेकंड्स में ऊपर चढ़ता है और हर सीढ़ी की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि उसकी पावर कितनी जो है वो लगी है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा निकाला। जो मास है वो है जी 50 kg। टाइम वो ले रहा है 20 सेकंड्स। अच्छा, अब जो स्टेप्स हैं, हाइट, एक स्टेप की जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है। मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँगा तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पीछे आ गया, 0.16 मीटर। ये अब एक सीढ़ी का जो है वो डिस्टेंस है। अगर जनरल हाइट लेनी है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 25 स्टेप्स जो हैं वो टोटल हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्टेप की हाइट से जो कि है 0.16। वाया कैलकुलेटर इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया है जी 4 मीटर। ठीक है, अब जो जो इसकी पावर है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये चूँकि ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका जो वर्क होगा वो सारे का सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो वर्क है ये चूँकि ज़मीन से हाइट की तरफ जा रहा है तो इसका जितना भी जो वर्क होगा, जितना भी ये वर्क करेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करेगा और ऊपर जाते हुए वो सारे का सारा जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पावर का जनरल फार्मूला है पावर P इज़ इक्वल टू W बाय T। ठीक है, अब वर्क है इसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है mgh के बाय T। अब mgh में m है जी 50 किलोग्राम, g की कीमत यहाँ पे नहीं लिखी, एक दफ़ा नोट कर देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 10 आ गया। हाइट है जी, अल्लाह आपको भला करे, 4 मीटर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जो टाइम है हमारे पास वो है 20 सेकेंड। ठीक है, 10 2 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4, 1 5 10, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बनता है 25 4 ज़ार होता है 100 और पावर का यूनिट है वाट। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.9, calculate the power of pump which can lift 200 kilograms of water through a height of 6 meter in 10 seconds। ये भी क्वेश्चन सेम 6.8 की तरह है। एक पंप है, 200 किलोग्राम जो है पानी का जो मैस है उसको वो लिफ्ट करता है 6 मीटर की हाइट पे 10 सेकंड्स के अंदर। क्वेश्चन का डाटा लिखा, मैस है जी 200 किलोग्राम। ठीक है, जो उसकी हाइट है h वो उसने दे दी है यहाँ पे 6 मीटर, टाइम लगता है 10 सेकंड्स। जी की कीमत होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, पावर होती है W बाय T, वर्क बाय टाइम। अब वर्क जो है अभी चूँकि ज़मीन से उसको हाइट पे भेज रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इज़ इक्वल टू होती है mgh बाय T। ठीक है, अब मैस है जी यहाँ पे इसका 200, जो जी की कीमत है वो है 10 और h है यहाँ पे 6। ठीक है, टाइम भी जो है वो आ गई हमारे पास 10 10 10 के साथ कैंसिल, 6 2 ज़ार 12, 2 0 7 वैसे ही आ गई, 1200 और पावर का यूनिट है वाट। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.10, an electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has the capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 1 हॉर्स पावर की है, वो पानी ऊपर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
10 मिनट्स के अंदर वो टैंक को फिल कर देती है और टैंक की जो कैपेसिटी है वो 800 लीटर्स की है और जो हाइट है वो 15 मीटर है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसने एक्चुअल कितना वर्क किया है उस टैंक को फिल करने के लिए और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। मैस है पानी का जी 800 ऑलमोस्ट 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल ही होता है। ठीक है, जो पावर है वो है 1 आवर्स पावर और 1 आवर्स पावर जो है ये इज इक्वल टू होती है 746 वाट के। ठीक है, टाइम वो लेती है 10 मिनट्स। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ये आ गया 6 इंटू 10 600 सेकेंड्स। ठीक है, और जो हाइट है वो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द हाइट इज़ 15 मीटर। वर्क जो है इस सारे को पॉइंट आउट में हमने मालूम करना है और जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम वर्क का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं वर्क मालूम करने के लिए। पावर होती है वर्क बाय टाइम। तो W अगर इस साइड पे रखें T उधर जाके डिवाइड हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय T। पावर है उसकी 1 आवर्स पावर यानी 746 वाट। 746 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो टाइम है हमारे पास 600 उसके साथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास वर्क होगा, इसको मैं वाया कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करता हूँ, 447600 447600 जूल। ठीक है, ये हमने जो वर्क है वो कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअली यानी ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया ये हमने जो हमारे पास जो क्वेश्चन का डाटा है उससे कैलकुलेट किया है। एक्चुअल उस मशीन को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो उसको वर्क करना पड़ेगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस टैंक की जिस हाइट पे वो टैंक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। यानी वो वर्क किसके इक्वल होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल जो एक्चुअल इसका वर्क है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो होती है mgh के। ठीक है, तो ये वर्क किसके इक्वल आएगा जी, इसकी जो मास है वो है 800, जी की कीमत है 10 और हाइट है हमारे पास जी 15। अब 800 को मल्टीप्लाई किया 10 से और उसको मल्टीप्लाई किया 15 से, जो हमारे पास आंसर है 1,20,000 1,20,000 जूल। ठीक है, इतनी जो हमारे पास या आम अल्फाज में जो इनपुट है उसकी जो वैल्यू है, ये वाला जो वर्क है ये इनपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो ऊपर जो पानी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो टैंक के अंदर है वो ये होती है। ठीक है, यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी उस पानी के अंदर मौजूद होती है, अगर उसे कोई काम लेना हो तो वो कोई काम लिया जा सकता है। अब एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। वो किसके इक्वल होती है जी, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100।
यानी कि जो हमारे पास इनपुट आउटपुट है वो है 1,20,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इनपुट है वो है 447,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जो अब एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होगी? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 447,600। जो आंसर आया इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 26.80%। ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये भी हमारा आंसर है। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 6 है इसके न्यूमेरिकल्स का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस की नो हो हाउ आई होगी, क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँ। लेकिन अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो मैं उसके लिए अगर नई वीडियो भी बनानी पड़ी तो बना दूँगा। अब मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप